तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। हेडिंग डाल लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम सिंपल टर्म्स में क्या कह सकते हैं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम हमारे को कितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आइसोलेटेड गैसीय एटम में से। मतलब इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली बाउंडेड हमने क्यों लिया, अगर कोई टाइट वाला इलेक्ट्रॉन है, टाइट वाला इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहां होगा, शेल के अंदर होगा। अगर टाइट वाला हम निकाल रहे हैं, कोई अंदर वाले शेल से निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। और मेटल क्योंकि रिड्यूस एजेंट है, तो उसके लिए वो कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, अपना लूज कौन सा करते हैं, वैलेंस शेल का यूज करते हैं ना। तो आयोनाइजेशन हम कहां से करेंगे, वैलेंस शेल से ही करेंगे। इसलिए क्या रहेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब बात आ जाती है, सर हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम ही क्यों लिया। तो बच्चे आगे मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा, उसके अंदर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो नोट कर लो डेफिनेशन। आप इसके मैं एग्जांपल शेयर करता हूं आपके साथ, उसके अंदर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। गैसेस वाली बात भी आपकी क्लियर हो जाएगी, और बैलेंस वाला हमने क्यों लिया क्यों नहीं लिया वो वाला फैक्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मान लो सोडियम मेटल लिया हमने, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। सोडियम से क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव। तो क्या हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, बताओ बच्चे, आप बताओ, कुछ तो आप बताओ यार। डेफिनेशन के बेसिस पे आप क्या कह सकते हो, नहीं कह सकते। मैंने क्या कहा है यहाँ पे, आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या हमारे पास ये गैसियस एटम है, क्या ये आइसोलेटेड है, ना ये आइसोलेटेड है ना ये गैसियस एटम है। सॉलिड फॉर्म में पहली बात तो गैसियस तो वैसे ही खत्म हो गया, और सॉलिड फॉर्म में Na एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या मतलब है कि लैटिस के साथ एग्जिस्ट कर रहा होगा वो, लैटिस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा वो। समझ रहे हो मेरी बात के नहीं। तो दूसरी बात आ जाती है फिर इसके लिए सर जो एनर्जी होगी वो सिर्फ आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सी एनर्जी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सॉलिड से गैस के अंदर गया है, पहले तो ये देख लो आप, सॉलिड से गैस के अंदर गया है, तो ये कौन सी एनर्जी होती है हमारे पास, सॉलिड से गैस में जाता है तो सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है बच्चे, चलो अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरे के अंदर बताओ मेरे को कि क्या वो आयोनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं। इस केस में बताओ यार, सेम पॉइंट है ना, यहाँ पे हमें गैसियस चाहिए है, यहाँ पे गैसियस नहीं है जहां से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। और क्योंकि यहाँ पे गैसियस नहीं है तो एनर्जी कौन सी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी तो होगी, लेकिन साथ में सब्लिमेशन की जगह कौन सी एनर्जी आ जाएगी, लिक्विड से हम गैसियस के अंदर पहले कन्वर्ट कर रहे हैं इसको Na को, तो हमारे पास वेपोराइजेशन एनर्जी भी इसके साथ होगी। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चे, सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी कब आएगी हमारे पास, जब हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है बच्चे, तो ये कौन सी आ गई, वेपोराइजेशन की एनर्जी आ गई। अच्छा, एक और एग्जांपल आप देखो, इससे ना जितने एग्जांपल मैं लेता जाऊंगा आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि किस केस के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे को रिक्वायर्ड है और किस केस के अंदर एनर्जी हमारे को देनी पड़ रही है या निकल रही है। वो भी फैक्टर्स आ जाएंगे बच्चे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो, यहां पे हमने Na ले लिया, क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी है बच्चे, देखो यहां भी गैसियस है सर, यहां भी गैसियस है। हाँ सर, Na से Na2 पॉजिटिव बना, आयोनाइज हो रहा है, और क्योंकि आयोनाइज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी है। बच्चे यही गलती खा जाओगे आप, आयोनाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन देखो मैंने क्या कहा था, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन एक निकालना है, एक निकालना है तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कहते हैं। इस केस के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन कितने निकाल रखे हैं, सोडियम से सोडियम डाइपॉजिटिव बनाया हुआ है, तो ये इट इज ए सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ये दोनों का सम हो जाएगा। तो फिर सिंगल के लिए क्या होगा बच्चे, बताओ, करो नोट, अपनी कॉपी में लिखो, मैं आ रहा हूं चेक करने के लिए।
क्या ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है बच्चे? क्यों है? क्योंकि इस केस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम और कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। क्यों इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि ना हम इसको सॉलिड स्टेट से हम गैसेस के अंदर लाने की जरूरत पड़ी, ना लिक्विड से हमारे को गैसेस में लाने पड़ी, क्योंकि ये ऑलरेडी आइसोलेटेड गैसियस एटम था सोडियम का, जिसको हमने सोडियम पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट किया। और इस प्रोसेस के अंदर हमारे को एनर्जी देनी पड़ी, तो उस एनर्जी को हमारे को क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। आई रिपीट वंस अगेन, इस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी। देनी पड़ी का क्या मतलब होता है? इस प्रोसेस के अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या रहेगा? डेल्टा एच। बताओ बच्चे रिएक्शन का क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक है तो एनर्जी हम क्योंकि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अगर मान लो इस रिएक्शन से Na पॉजिटिव से वापस Na जाए तो क्या होगा? एनर्जी का सिंपल साइन एनर्जी का चेंज हो जाएगा। एनर्जी का क्या होना है? साइन चेंज हो जाएगा, एनर्जी हमारे पास रिलीज हो जाएगी। अभी डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर हम Na पॉजिटिव से वापस Na लाते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी सेम वैल्यू के साथ, मतलब उतनी एनर्जी तब रिलीज हो जाएगी, मतलब ये रिएक्शन तब एक्सोथर्मिक हो जाएगी। अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो यहाँ पे डेल्टा एच हमारे पास क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे डेल्टा एच हमने क्या लिखा? यहाँ पे हमने डेल्टा एच लिखा पॉजिटिव। इस प्रोसेस के अंदर जाएंगे तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट बच्चा पार्टी? बढ़े आगे, करो नोट। अच्छा, एनर्जी की यूनिट देख लो, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी तो यार यूनिट भी तो होगी ना। तो यूनिट क्या होती है एनर्जी की? किलो कैलोरी पर मोल में, या हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या है बेसिकली? कैलोरी में नोटिस करते हैं, जूल में नोटिस करते हैं हम, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नोटिस करते हैं। तो एक हमने क्या ले ली? किलो कैलोरी पर मोल। पर मोल का मतलब है यार आइसोलेटेड एक एटम के लिए तो हम चलो निकाल रहे हैं, बात आपकी ठीक है, लेकिन हमने तो बहुत ज्यादा अमाउंट को करना होता है ना, तो स्टैंडर्ड ले लिया कि हम मोल के लिए एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि गैसेस के अंदर तो कोई मोल रिएक्ट कर रहे हैं ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो इनके देखते हैं तो यहां पे क्या हो गया? किलो कैलोरी पर मोल। दूसरी यूनिट हम क्या कह सकते हैं? किलो जूल पर मोल। अच्छा, एक और यूनिट भी हम ले सकते हैं, मैंने क्या बताया? एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो होती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। ठीक है बच्चे, कर लो इसको नोट। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यहीं से एक क्वेश्चन निकलता है बच्चे। Na से Na2 पॉजिटिव बनाया सर, Ie से एनर्जी Ie2 की क्या है? इन दोनों के अंदर क्या कोई रिलेशन है? आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया? Ie2 के अंदर सर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दो इलेक्ट्रॉन निकाला, हमने निकाली, दैट्स ओके। क्या Ie2 के अंदर कोई रिलेशन है? मतलब कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, कौन सी एनर्जी कम होगी? ये Ie कम होगी सर या Ie2 कम होगी? तो रिलेशन है। हम जितने भी बार आगे बढ़ेंगे Na से हम कहां गए? Na पॉजिटिव पे गए, Na2 पॉजिटिव पे गए, Na3 पॉजिटिव। तो यहां से यहां क्या गए? ये हमारे पास कौन सी एनर्जी है? Ie1। किस केस में हमारे पास कौन सी एनर्जी है? ये Ie2। और इस केस के अंदर हमारे पास एक कौन सी एनर्जी है? आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है बच्चे, तो रिलेशन क्या होगा? जैसे जैसे हम सक्सेसिव आईपी की तरफ बढ़ेंगे, मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, मतलब क्या है? हम इलेक्ट्रॉन के अंदर से निकाल रहे हैं, जितनी अंदर जाते जा रहे हैं और अंदर घुसते जा रहे हैं, अंदर शेल के अंदर घुसते जा रहे हैं। जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अंदर अंदर जाएंगे तो हमारे को एनर्जी का लेवल क्या होगा? एनर्जी का क्या रहेगा? ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसीलिए Ie क्या होगा? Ie2 से कम होगी कि नहीं बच्चे? तो Ie2 से कम होगी और I2 I3 से कम होगी, और ये Ie लास्ट वाली जो भी एनर्जी होगी उससे कम होगी। समझ रहे हो?
तो इस बात के लिए एक स्टेटमेंट नोट कर लो आप और नोट डाल के लिख लो, क्योंकि इस पॉइंट से क्वेश्चन बन के आएंगे और पक्का चांस है आप गलत करके आओगे। ठीक है, तो इसलिए नोट डाल के लिख लो, सक्सेसिव आईपीज आर ऑलवेज हायर देन द प्रीवियस मेंबर। इस बात की गांठ बांध लेना कि जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे, जितने आयोनाइजेशन एनर्जी आएंगी उसकी वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी, मतलब हमारे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है बच्चे, चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल नोट करते हो, एक क्वेश्चन नोट करो। न्यूमेरिकल तो नहीं कहूंगा मैं, क्वेश्चन नोट करो सिंपल। क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे पास, हमारे को आयोनाइजेशन एनर्जी का बताना है, ऑर्डर बताना है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, हमारे को इसने दे दिया Ni और Ne पॉजिटिव। अब ऑप्शन क्या है आपके पास, ठीक है बच्चे, एनी पॉजिटिव वजह होगा। वैसे तो बेसिकली दो ऑप्शन ही बन सकते हैं इसके अंदर, तीसरा तो बन ही नहीं सकता, लेकिन चलो फिर भी ऑप्शन बनाने हैं, चार तो मैं लिख देता हूं, कांट प्रेडिक्ट। एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है बच्चे, अब इस केस के अंदर क्या होगा बताओ, चलो आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। हालांकि ये सवाल तो ये टॉपिक पढ़ लोगे ना, चुटकियों में सोल्व होंगे, चुटकियों के अंदर, लेकिन अभी चलो आपको टाइम दे रहा हूं क्योंकि अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। अप्रोच क्या रहेगी हमारी, अप्रोच लो, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p6। इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेगा बच्चा बताओ, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से भी निकालना है, तो यहाँ पे 2p6 है मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इस केस के अंदर 2p5 है मतलब अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उतनी स्टेबल नहीं है। तो बच्चा पता फटाक से क्या लगा के आएगा, सर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और क्योंकि सर हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो Ne की एनर्जी क्या होगी, Ne पॉजिटिव से ज्यादा होगी। वो क्या टिक कर आएगा, ए को टिक कर आएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी Ne को अगर हम Ne पॉजिटिव बनाते हैं दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी 1, और Ne पॉजिटिव से Ne2 पॉजिटिव बनाते हैं तो क्या लगा के आएगा, इसको मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी 2, बच्चा क्या लगा के आएगा, Ne पॉजिटिव से Ne पॉजिटिव। क्यों बच्चों यही सोच रहे होंगे आप भी, ऐसा ही क्या होगा ना, तो मैं ठीक बता रहा हूं कि गलत बच्चे, यहीं पे तो टीचर आपको धोखा दे रहा है। 2p6 हो या ना हो, 2p5 हो ना हो, आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बता दिया यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या है, वो ये स्टेटमेंट ये हमें कहती है कि ऑलवेज सक्सेसिव आईपीज हैव द हायर एनर्जी देन द प्रीवियस मेंबर। चाहे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कितनी ही आ जाए, इस रूल की कोई ड्रॉबैक नहीं है बच्चे। इस क्वेश्चन में कभी आप दिक्कत करके आना, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा Ne पॉजिटिव की ज्यादा होगी जब Ne2 पॉजिटिव आयन बन रहा होगा। इस बात को नोट करके रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो इसको बच्चे, यहां पे गलती करके आते हो तो। ठीक है बच्चे, एक और कर ले डिस्कस, चलो करो करो नोट। हमारे को आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है, सेम क्वेश्चन है, इसी तरह चलेगा। ठीक है, ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन नोट करो चलो। ए है हाइड्रोजन, अब मैं यहाँ पे Ne पॉजिटिव है, जितने भी आयन ले रहा हूं उनके अंदर गैसियस आइटम नहीं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि हमने कहीं से भी कैसे निकाल लिया।
वो तो यूनिवर्सल है ही है, गैसीय एटम हमें लेना ही है। ठीक है बच्चे, तो ऑर्डर ऑफ आई बनाना है आपने। हाइड्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो और आयोडीन ले लो। इन चारों के अंदर ऑर्डर बताना है। देखो तो बताओ मेरे को, करूं डिस्कस? सोच लिया होगा तो बच्चे। करो नोट बच्चे। क्या ट्रेंड लगाओगे इसमें? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सीधा याद रखना, आयोडीन से ज्यादा किसका होगा? ब्रोमीन का होगा। ब्रोमीन से ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का होगा। लेकिन हाइड्रोजन का एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? वेरी स्मॉल साइज। हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, इस वजह से बाकियों का साइज क्या है? बड़ा है। जिसका साइज जितना छोटा मतलब उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना ज्यादा पास पे है, और जिसका इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास है तो हमारे को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो मतलब एनर्जी जो हम देंगे बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? देनी पड़ेगी ना। तो ये एनर्जी क्या होगी हाइड्रोजन के केस के अंदर? सबसे ज्यादा हो जाएगी। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। इसको हाइड्रोजन टिक कर लिया, इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन और दे देता हूं। इस केस के अंदर क्वेश्चन यहां तक क्या था? हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होगी किससे होगी? Cl से। Cl की ज्यादा होगी Br से, Br की ज्यादा होगी I से। अगर F और इंक्लूड कर दो तो क्या बताओगे बच्चे? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में प्लेस करोगे क्या फ्लोरीन को? नहीं बच्चे, F इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वजह से उसका हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इस वजह से यहां पे तो चलो साइज का मैटर चल जाएगा HCl, Br और I के अंदर, लेकिन F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसकी वजह से F से ज्यादा एनर्जी हमारे को हाइड्रोजन के केस में नहीं देनी पड़ती। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? F की। F के बाद किसकी आ जाएगी हमारे पास? हाइड्रोजन की। फिर किसकी आ जाएगी हमारे पास? क्लोरीन की। फिर किसकी आ जाएगी हमारे पास? ब्रोमीन की। फिर किसकी आ जाएगी हमारे पास? आयोडीन की। ठीक है बच्चे, ये हमने कैसे कंपेयर किया? EM के बेसिस पे। ये हमने कैसे कंपेयर किया? साइज के बेसिस पे। ठीक है बच्चे, ये तो जनरल है ही पड़ा। EM डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो गई है, उसको तो आप डायरेक्ट बता ही सकते हो। इसके अंदर क्या हो रहा है? Cl से Br में ये कम हो रही है, I के अंदर और कम हो रही है। ठीक है बच्चे, करो नोट, फिर मैं इसको रब करने जा रहा हूं। कर लिए नोट बच्चे? चलो
तो बच्चे मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। चलो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको जनरल समझ में आ गया। अब हम वो फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, किन फैक्टर्स पे ये आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, तो नोट करो। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन। ठीक है, बेसिकली हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ना है, और क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ना है तो ये तो हमने ये बेसिकली ये पीरियोडिक टेबल बना दी। तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं पीरियोडिक टेबल में? कौन कौन से फैक्टर वेरी करते हैं? साइज वेरी करता है, ग्रुप के अंदर भी, पीरियड के अंदर भी, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी वेरी करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी फैक्टर वेरी करता है। एक फैक्टर हम नया पढ़ेंगे, वो आएगा तो आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? साइज के बारे में। हमेशा याद रखना, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हमें कम देनी पड़ेगी, और कम देनी पड़ेगी साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा। तो क्या रिलेशन हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है बच्चे, देख लें ग्रुप के अंदर। मैंने CS तक लिखा, FR लिख के हटा दिया, मैंने रब कर दिया। पता है क्यों कर दिया? FR से हम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाल रहे? सीरीज के अंदर तो वो भी है, FR भी लिख सकता था मैं, FR क्यों नहीं लिखा मैंने? कोई लॉजिक होगा ना बच्चे, FR भी लिख सकता हूं, FR भी तो इसी ग्रुप के अंदर आ रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है? FR रेडियोएक्टिव है, और रेडियोएक्टिव के हम आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने आप ही रेडियोएक्टिविटी शो करते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा डीके चलते रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये ग्रुप है। साइज क्या हो रहा है ग्रुप का? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इनके अंदर, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। इसलिए हम क्या कहते हैं? सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किसी भी एलिमेंट को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर लेता है, क्योंकि ये पहली बात तो एल्कली मेटल के अंदर है, और एल्कली मेटल के अंदर भी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बाकी मेंबर से कम है। ठीक है बच्चे, आपको पीरियड के अंदर बताने की जरूरत है, खुद तो प्रिडिक्ट करो यार। पीरियड के अंदर क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है पीरियड के अंदर। चलो पीरियड का भी लिख लो। ये हमने लिया ग्रुप का। बात आ जाती है पीरियड की। पीरियड के अंदर क्या होता है? साइज डिक्रीज कर रहा है। बताओ साइज क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, तो क्या हुआ? साइज घटा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होगी? अब इसी का लॉजिक वहीं पे कंपेयर करता हूं मैं, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो इनके अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इनके अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, और मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। और जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है कि मतलब हम कहां माइग्रेट कर रहे हैं? मेटल टू नॉन मेटल की तरफ।
ये बात भी हमारे पास क्लियर हो गई। आयनाइजेशन बढ़ रहा, एनर्जी बढ़ी हमारी, तो ये हम नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं इधर। और वास्तविक बात है यार, लिथियम बेरिलियम तो थे, लेकिन आगे हम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्या है हमारे पास, नॉन मेटल है। और इस मेंबर के अंदर Ne की सबसे ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों ज्यादा होगी, वो एक्सेप्शन है, बेशक आप ना ही लो, यहाँ से जनरल ट्रेंड हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि Ne को इस ग्रुप के मेंबर के अंदर ना लो। क्यों ना लो, क्योंकि इसके फील्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से क्या होगा, हमारे को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये ट्रेंड से अलग हो जाएगा। साइज का पढ़ लिया हमने। साइज के बाद दूसरा वेक्टर आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ ये कैसे रेडी करेगा बच्चे, स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग उतना कम आयोनाइजेशन, और जितना कम स्क्रीनिंग उतना ज्यादा आयोनाइजेशन। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ले रहे हैं ना, मैं उनको वैसे कर को ऐसे ही रहा था, लेकिन मैं आयोनाइजेशन एनर्जी यहां निकाल रहा हूं, लेकिन हम आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हैं जो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या रहता है बच्चे बताओ, पहले हम कर चुके हैं ना बात स्क्रीनिंग इफेक्ट की। और हमने क्या देखा था स्क्रीनिंग इफेक्ट का, जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होती है उतना उतना आईपी कम होता जाता है। स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होती है उतना आईपी कम होता जाता है। और ग्रुप के अंदर स्क्रीनिंग का ऑर्डर क्या रहता था, स्क्रीनिंग इफेक्ट ग्रुप के अंदर क्या रहता था, वही ग्रुप डिस्कस कर लो ना यार, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम की RbCS HLi Na RbCS डाउन द ग्रुप हम गए। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा के घटा, पहले तो ये बताओ, ताकि तुम्हारी पिछली भी रिवीजन होती चले साथ साथ। नंबर ऑफ शेल्स बढ़े, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटा, वही रूल आ गया। ऐसे दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चे, तीसरे वेक्टर पे आते हैं। तीसरा वेक्टर क्या है, हमने वो क्या पढ़ा था, जेड इफेक्टिव पढ़ा था, चलो उसी पे आ जाओ। जेड इफेक्टिव की पहले तो डेफिनेशन बताओ क्या है। जेड इफेक्टिव क्या है, कितना ज्यादा अपने पास खींच के रख रहा है, खींच के रख रहा है, और जितना ज्यादा खींच के रखेगा हमारे को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और क्योंकि एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है तो जेड इफेक्टिव के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जेड इफेक्टिव के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। एक ग्रुप के मेंबर ले लो, चलो जेड इफेक्टिव का रोल कहां पे आता है, पीरियड के अंदर आता है ना। चलो SN2 पॉजिटिव है, SN4 पॉजिटिव है, किसका ज्यादा होगा मेरे को बताओ। पांचवा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं ना, 2 पहले इसी से निकले हुए, 4 निकले हुए। वैसे तो एक डायरेक्ट मैंने आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट बताई थी, क्या बताई थी, ऑलवेज सक्सेसिव आईपीज आर हायर देन द प्रीवियस नंबर। ठीक है, तो इसका तो ज्यादा ही होगा, उस स्टेटमेंट के हिसाब से भी हो गया। अब दूसरे वेक्टर पे आते हैं, क्योंकि 4 पॉजिटिव SN4 पॉजिटिव के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकालनी है SN2 पॉजिटिव से, जिसकी वजह से उसका शील्डिंग इफेक्ट, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो चुका है कंपैरिजन टू SN2 पॉजिटिव। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज खींचने की क्षमता जो है वो वैसे की वैसे ज्यादा है, तो इसका जेड इफेक्टिव SN2 पॉजिटिव से ज्यादा होगा, और क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। ठीक है बच्चे, ऐसे ही और केस ले लो आप, Mn2 पॉजिटिव, Mn5 पॉजिटिव, Mn7 पॉजिटिव, और केस ले लो आप, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। सब में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, इसका ऑर्डर लिख लो, जिसका जितना चार्ज, जिसका जितना जेड इफेक्टिव, और जिसका जितना जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा
आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस केस में Mn7 पॉजिटिव, Mn5 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव से। अब बात आती है सर अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ले ले तो चलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ले लो, इसी को चलो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए, फ्लोरीन के अंदर क्या होगा, हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इसके नेक्स्ट मेंबर में मेंबर डाल दिया, ऐसे आगे डालते जाएंगे। ठीक है बच्चे, ऐसे सोडियम के अंदर हम डालते जाएंगे। 10 करना चाहिए बेसिकली, इसको हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक बना दिया, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, अब इस केस के अंदर तीनों को कंपेयर करना है, तो कैसे करोगे आप कंपेयर, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां डाला है, यहां डाला है, तो जहां से निकाला है वहां Z इफेक्टिव बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, और क्योंकि यहां Z इफेक्टिव बढ़ गया तो इस केस के अंदर हम क्या कह सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इस केस के अंदर ज्यादा हो जाएगी, Na पॉजिटिव की, फिर F माइनस की, फिर O-2 की। चलो बच्चे नोट कर लो, फिर मैं आपको इसका फोर्थ फैक्टर डिस्कस करता हूं एंड दैट इज पेनिट्रेशन पावर। इसके बाद हम आज का लेक्चर यहीं पे टर्मिनेट करेंगे फैक्टर्स के बाद, और कल हम डिस्कस करेंगे इसकी पीरियोडिक वेरिएशन। बेसिक तो मैंने आपको बता दिया है कैसे ग्रुप में वेरी करेगा ये और कैसे पीरियड के अंदर वेरी करेगा, लेकिन चलो आपको अलग से बेटर रहेगा आपका जब हम ग्रुप का डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तो हमने जनरल ट्रेंड डिस्कस किया है, उस टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हर पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, हर ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, डी ब्लॉक के अंदर क्या ट्रेंड है, पी ब्लॉक के अंदर क्या ट्रेंड है, एस के अंदर क्या ट्रेंड है, क्योंकि इसका ट्रेंड ग्रुप के वाइज अलग अलग है ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। फर्स्ट इज द लेंथोनाइड कंट्रैक्शन, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, पुअर शेडिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन एंड पुअर शेडिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। याद करो, याद दिला रहा हूं पुरानी बात। ठीक है बच्चे, इस वजह से इसका हर ग्रुप के अंदर इफेक्ट अलग अलग रहेगा। ये जनरल ट्रेंड था, जनरल ट्रेंड हर जगह फॉलो नहीं होगा, मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे, जब पीरियोडिसिटी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे ग्रुप्स ऑफ पीरियड के अंदर, तब मैं आपको इंडिविजुअल करवाता चलूंगा। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लो आप। हाँ तो बच्चे डालो हेडिंग पेनिट्रेशन पावर, चौथा फैक्टर, फोर्थ एंड द लास्ट। पेनिट्रेशन पावर का क्या मतलब है, पेनिट्रेट करने की शक्ति। पेनिट्रेट का केस हम क्यों पढ़ रहे हैं, मान लो हमारे पास 4 है एस पी डी एंड एफ, हर शेल के अंदर एस पी डी और एफ सब शेल है, एस है, पी है, डी है, एफ है। ठीक है, अब हम पेनिट्रेशन पावर पे क्यों पढ़ रहे हैं, हो सकता है किसी अपना मेंबर के अंदर एस के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, किसी के अंदर पी में निकाल रहे हो, किसी के अंदर डी में निकाल रहे हो, किसी के अंदर एफ में निकाल रहे हो, तो इसका भी तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए ना कि हम किस में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा। तो पेनिट्रेशन का क्या मतलब है, मतलब कितना अंदर तक कोई घुसा हुआ है, तो हम कैसे पता चलेंगे, एस जो होता है इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस के साथ देखें, एस सबसे पास में होता है, फिर बी होता है और फिर डी होता है, ये ही पेनिट्रेशन का ऑर्डर है। मतलब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एस के अंदर जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एस के अंदर है और एस पास में है किसके, न्यूक्लियस के, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर की एनर्जी का ऑर्डर ये होता है। ठीक है बच्चे, फिर चलो एक केस डिस्कस कर लेते हैं। लिथियम ले लिया हमने, बेरिलियम ले लिया, बोरोन ले लिया, कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, नियोन ले लिया। ठीक है, वैसे हम इसको डिस्कस नहीं करते, इसकी एक्सेप्शनली हाई होती है।
कॉन्फ़िगरेशन लिख लो इसकी 1s2 2s1 1s2 2s2। इसकी क्या होगी 1s2 2s2 2p1। इसकी क्या होगी p2। इसकी क्या होगी p3। इसकी क्या होगी p4। इसकी क्या होगी p5। पेनिट्रेशन पावर पढ़ लिया हम, s की ज्यादा होती है p से। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये तो चलो दोनों s से निकल रहे थे, अब ये s से निकल रहा है, ये p से निकल रहा है, तो किसके अंदर हमारे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? पहली बात तो ये फुली फिल्ड भी है, इसकी एनर्जी इससे सक्सेसिव कंजाइनर मेंबर से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चे, समझ के मेरी बात के नहीं? क्योंकि पेनिट्रेशन s का ज्यादा है p से, और जितना s का पेनिट्रेशन ज्यादा है उतनी एनिमेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये मेंबर कहां जाएगा? बोरोन से आगे आ जाएगा। अच्छा, एक फैक्टर हो जाएगा और आ जाता है बच्चे हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का। चलो वो भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन के अंदर क्या है? p3 हाफ फिल्ड है कि नहीं है? हाफ फिल्ड का केस है ये। तो इसके अंदर एनर्जी क्या है? हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल है, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी, ये भी आगे चला जाएगा। तो अगर हम ऑर्डर पढ़ते हैं तो ऑर्डर क्या रहेगा इसका? लिथियम से ज्यादा किसकी है आयनेशन एनर्जी? लिथियम से ज्यादा बेरिलियम आगे चला गया बोरोन से, बोरोन की। बोरोन से ज्यादा किसकी है? बेरिलियम की। बेरिलियम के बाद किसकी है? कार्बन की। कार्बन के बाद किसकी है? नाइट्रोजन। उठ के कहां चला गया? ऑक्सीजन के आगे। क्यों चला गया? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। तो ऑक्सीजन कहां जाएगा? पीछे। ऑक्सीजन बेसिकली पीछे नहीं आया, नाइट्रोजन ही उठ के आगे चला गया क्योंकि इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। तो कार्बन के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद हमारे पास क्या आएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा हमारे पास? फ्लोरीन। और इनर्ट की तो एक्सेप्शनली आयनेशन एनर्जी ज्यादा ही होती है। ठीक है बच्चे, एक और क्वेश्चन बनना चाहिए इन दो मेंबर को। देखो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? दो क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे इसके। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? सर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है आयनेशन एनर्जी? इसके अंदर आप क्या कह दोगे? सर नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे हैं, और स्टेबल से निकाल रहे हैं, तो इस वजह से एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पीरियोडिक वेरिएशन कैसे रहेगी आयनेशन एनर्जी की इन ईच ग्रुप एंड पीरियड ब्लॉक वाइज। ठीक है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी एंड डब्ल्यू। ओके बच्चे, थैंक यू। अच्छे से रिवाइज करके आना, और इसकी जो डीपीपी मिल गई है आप कल सोल्व करके आना। कल की क्लास के बाद मैं आपके डीपीपी के भी डाउट लूंगा, जो भी पेंडिंग डीपीपी चल रही हैं। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।